Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. Today we are going to study section 124 and 125 of Indian Contract Act. सबसे पहले this sections जो हैं these are covered under the topic of contract of indemnity and this is very much important one. Contract 2 के part में contract of indemnity से शुरुआत होती है, ठीक है, चैप्टर 8। आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर हम डील करेंगे। कहाँ पे डिफाइंड है ये, क्या असेंशियल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, एंड हु इज़ अ इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। ठीक है, वी विल बी कवरिंग अप अंडर दिस टॉपिक। आज हम इस वीडियो के अंदर ये कवर अप करेंगे। गेट इट? नाउ डीलिंग विद सेक्शन 124 of Indian Contract Act 1872. See, this section defines contract of indemnity. Contract of indemnity कहाँ पे defined है? It is defined under section 124 of Indian Contract Act. क्या बोलता है अब ये section? This section says a contract of by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. Simple. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी डेफिनेशन। कहाँ पे डिफाइंड है? 124 के अंदर डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की वो बात करता है। सबसे पहले इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेमनिटी? इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी मीन्स टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस। ठीक है, अब आप सबसे पहले इफ़ यू आर हैविंग योर बेयर एक्ट्स ऑन योर हैंड, आपके हाथ में अगर बेयर एक्ट है उसको खोलिए। 124 के अंदर जो इलस्ट्रेशन दे रखा है उसको पढ़िए। वो बोलता है, उसके ज़रिए मैं आपको ये 124 को समझाऊंगी। सबसे पहले इलस्ट्रेशन बोलता है कि a contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो मैंने आपको अभी इलस्ट्रेशन बताया, इस इलस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि देखो, ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो इंडेमनीफाई करेगा बी को। अगर सी उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग लेता है या फिर अगेंस्ट कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है और बी जो है सी को 200 रुपीज़ पे नहीं कर पाता, अगर अब सी अगर बी के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग लेता है तो उस दौरान ए जो है बी को उसको इंडेमनीफाई करेगा। मतलब कि जो भी बी को नुकसान हो रहा, लॉस हुआ, ठीक है, जो भी नुकसान बी को हुआ है उसको ना उसके खिलाफ प्रोसीडिंग ली सी ने, तो उस दौरान ए जो है बी को क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा। ही विल कॉम्पनसेट द लॉस टू दी बी। तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? कि ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो दूसरे पार्टी को बचाएगी, सेव करेगी फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम। जो भी उसको लॉस हुआ है वो पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो उसको उस लॉस से बचाएगी। या तो देखो, loss caused to him by the conduct of the promiser himself और by the conduct of any other person, उसको हम contract of indemnity कहते हैं। यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि वो उसे अगर कोई लॉस होता है तो आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट लॉस, तुम इस काम को कर लो। तो ऐसा मतलब कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को बचाने की फ्रॉम द लॉस कॉज्ड टू हिम, या तो उसके खुद के कंडक्ट से, जो प्रॉमिसर है उसके खुद के कंडक्ट से, या फिर किसी और पर्सन के वजह से अगर उसको लॉस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है दूसरे पर्सन को उस लॉस से बचाने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिंपल सा हम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिंपल सी बात है, इसमें दो पार्टीज होती है। पहली बात, एक होता है आपका कौन? वन हु इज इंडेमनीफाइड एंड द अदर इज द इंडेमनीफायर। देखो, हु इज अ इंडेमनीफायर एंड हु इज अ इंडेमनिटी होल्डर, ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब ये बताइए कि इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है एंड इंडेमनीफायर कौन है, क्योंकि हमने बोला था ना कि दो पार्टीज हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो, पर्सन हु प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई, जो भरपाई करेगा, ठीक है, लॉस हुआ और उसकी भरपाई करेगा, तो वो कौन है? इंडेमनीफायर। एंड द पर्सन वन हु गेट्स द बेनिफिट, ठीक है, when the person suffers the loss is the indemnity holder। ठीक है, जो भरपाई कर रहा है वो इंडेमनीफायर है, और जो लॉस से सफर करा, ठीक है, और फिर बाद में उसको बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, तो वो इंडेमनिटी होल्डर है। ये दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर, राइट। देखिए, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर। अगर हम असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करें, सबसे पहले, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। सी, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बिटवीन द इंडेमनिटी होल्डर एंड द इंडेमनीफायर। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलेंगे ऑब्वियसली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की आपको डेफिनेशन पता चल गई 124 के तहत। तो अब ये देखो असेंशियल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देयर मस्ट बी लॉस टू दी प्रोमिसी, लॉस होना चाहिए प्रोमिसी को, तभी जाकर तो प्रोमिसर उसको इंडेमनीफाई करेगा। ठीक है, सो इट विल बी सीन फ्रॉम द वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 124 that the promisee under a contract of indemnity must have suffered loss before he can hold the promisor liable on the contract of indemnity। तो वहाँ पे उसको लॉस होना ज़रूरी है, तब जाकर वो क्या करेगा, इट विल बी फॉर्मिंग द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नाउ सेकेंड इज दैट कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। सी, इट मस्ट बी नोटेड that consideration or object of the contract of indemnity lawful होना चाहिए, illegal नहीं होना चाहिए। It cannot be अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो cannot be enforced, it must be enforceable, right। and थर्ड एक और important point है कि indemnity may be express or implied। See, important point now is that contract of indemnity का जो नेचर होता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सी द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज अ प्राइमरी, देयर इज नो सेकेंडरी लायबिलिटी। यहाँ पे कोई सेकेंडरी लायबिलिटी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो लायबिलिटी होती है वो इंडेमनीफायर की, वो क्या होती है, वो प्राइमरी होती है, कोई सेकेंडरी नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, और दो, एक ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, राइट, ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज बिटवीन होम। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और किस किस के बीच में हो रहा है। टेल मी, आई हैव टोल्ड यू पीपल इन दिस वीडियो एज वेल, टेल मी यू गाइस इन द कमेंट बॉक्स कि कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पे। तो तभी यहाँ पे जो आप मुझे जब बताओगे ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इतने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब जाके आप इसकी नेचर ऑफ लायबिलिटी बता पाओगे कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज द प्राइमरी वन, नॉट देयर इज नो सेकेंडरी लायबिलिटी। गॉट इट? नाउ सी, पर्पस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एग्जिस्ट फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस। ठीक है, ये किसके लिए एग्जिस्ट करता है? इट इज एग्जिस्टिंग फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस। ठीक है, एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सी, वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज अवेलेबल टू द इंडेमनीफायर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में बताया। हु इज अ इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर कौन है, क्या असेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, व्हाट इज द नेचर ऑफ लायबिलिटी, हाउ मेनी, सी व्हाट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ पार्टीज कौन कौन सी है। ठीक है, इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स, मीन्स एनी डाउट यू पीपल कैन टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। आई विल बी कवरिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो
इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल शुड नो द बेसिक ऑफ दिस. ठीक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए. तो अभी पार्ट 1 में आप सेक्शन 124 के ऊपर मैंने डील करा, एज वेल एज असेंशियल्स ऑफ डैट. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आई विल बी डीलिंग विद द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करती हूँ उसके ऊपर. गॉट इट? ओके, एंड thank you so much, and do like and subscribe my YouTube channel Examination Specifications for more videos. Thank you.